हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जैसे कि हमने कल स्टार्ट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो बताई थी। ठीक है, तो आज जो है हमें टॉपिक इसी के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है मेल का, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पर उससे पहले भी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो क्या है कि कल तक हमने जो चीज़ सीखी थी उसमें ये था कि इस स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है हमने वो डिस्कस किया था, राइट। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, उसमें हमने ये देखा था कि ये किस तरह से जो है स्पर्म की जो प्रोडक्शन होती है वो कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, वो बॉडी में बनते कैसे हैं, थोड़ा सा हमने ये चीज़ नोटिस किया था। अब जो है हम मैं थोड़ा सा सिर्फ इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। तो कल हम कहाँ पर थे? कल हम थे एब्डोमिनल कैविटी पर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी के बिल्कुल नीचे ये जो है पेट का जो हिस्सा है, निचला हिस्सा, उसके बिल्कुल नीचे मैंने आपको बताया था टेस्टिस होंगी। ठीक है, और टेस्टिस के जो है मैंने अंदर आपको दो टाइप के मसल्स बताए थे। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि थर्मोरेगुलेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको इस पर बात की थी। और ठीक है, तो जो जो मसल्स होते हैं, एक तो स्केलेटल मसल्स होते हैं और एक आते हैं स्मूथ मसल्स। ठीक है, जो स्मूथ मसल थे वो कौन से थे? डार्टोस मसल थे। ठीक है, और वो भी मैंने आपको यहाँ से शो करके दिखाया था। ठीक है, डार्टोस मसल ने ऐसे सेप्टम भी क्रिएट किया था, जो कि थोड़ी सी पार्टीशन होती है बिटवीन द टेस्टिस। ठीक है, अच्छा, दूसरी ये चीज़ कि इन दोनों का काम, मसल्स का जो काम था, एक तो स्केलेटल सिस्टम से आते थे, स्केलेटल जो मसल्स थे वो थे, और एक स्मूथ मसल्स थे। तो ये दोनों ही जो है वो मिलकर काम करते थे थर्मोरेगुलेशन में, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर टेम्परेचर का जो है अच्छा खासा रोल है। और फिर जो है उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि ये जो कैविटी है, यहाँ पर दो कैविटीज आती हैं, जिसको मैंने इंग्विनल कैविटी जो है या केनाल जो है वो मैंने बताई थी। ठीक है, जो ओपनिंग होती है, यहाँ से दो ओपनिंग्स मैंने बताई थी। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था वो ये था कि भाई हम चले थे, फिर टेस्टिस को हमने जूम किया था, और टेस्टिस के अंदर हमने जो है क्या चीज़ देखी थी? हमने देखा था कि उनके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स थे, और उसके अंदर क्या थे? लोब्यूल्स थे। याद है ना ये? लोब्यूल्स थे बहुत सारे, जो कि मैंने आपको बताया था कि 250 नंबर हो सकते हैं, बट मैंने डेफिनेटली 250 इज़ टू मच टू मेक हियर। तो आपको ये नंबर जो है वो याद होना चाहिए कि 250 के करीब हमारे पास लोब्यूल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, ये आ गए लोब्यूल्स। और लोब्यूल्स के अंदर फिर हमने देखा था? हमने देखा था कि इनके अंदर कुछ ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स थे, है ना। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स थे, जो कि एक या तीन की लिमिट होती है उनकी, 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, वो डिपेंड करता है किसी लोब्यूल में एक भी हो सकता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर एक्चुअल स्पर्म प्रोडक्शन होती है, असल में यहाँ पर होती है। ठीक है, स्पर्म की जो फॉर्मेशन है, जो पूरा हार्मोनल बैलेंस है, वो सब के सब यहाँ पर होते थे। और उसके अलावा मैंने आपको कल भी यही चीज़ जो है बताई थी। वो क्या बताई थी? कि जो टेस्टिस हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो मैंने आपको ये बताया था कि इनके जो हैं सिर्फ दो काम है। एक तो काम है हार्मोनल, हार्मोन जो है वो रिलीज करना, और दूसरा क्या था? हार्मोन्स रिलीज करना। यहाँ पर हार्मोन्स होगा, ठीक है, हार्मोन्स रिलीज करना। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक जो होता है गैमेट फॉर्मेशन। अब यहाँ पर अगर मेल की बात कर रहे हैं तो स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये दो काम थे मखसूस, और कल तक हमने ये सारा पढ़ लिया था। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई टेस्टिस के अंदर ये तो पड़ी हुई हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पड़ी हैं। तो हमने मज़ीद इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश की थी और इसको कट किया था। ठीक है, एक लोब्यूल को उठाकर हमने मज़ीद जूम किया था।
जब आपने जूम किया था तो ऊपर से हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा था, ऐसे। ये भी सेमनिफेरस ट्यूबुल है, ये भी सेमनिफेरस ट्यूबुल है, ठीक है। फिर मैंने ये देखा था कि ये जो है सेमनिफेरस ट्यूबुल जो है, इसके साइड में यहाँ पर जो कुछ हमारे पास सेल्स थे, डिफरेंट टाइप के सेल्स थे, है ना, जिनको हमने क्या कहा था, इंटरस्टिशियल सेल्स कहा था, ठीक है, याद है ना। ये आपका लोब्यूल है, और लोब्यूल के अंदर सेल्स मौजूद थे जिसका नाम क्या था, इंटरस्टिशियल सेल्स नाम था उसका, ठीक है। और इंटरस्टिशियल सेल्स को हम क्या कहते हैं, लेडिग सेल्स भी कहते हैं। उम्मीद है कि याद होगा, ठीक है, लेडिक सेल्स। फिर हमने कहा चलो ठीक है, अब ये जो बीच में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। फिर हमने देखा कि हाँ, हमें तो स्ट्रक्चर याद है। स्ट्रक्चर कुछ यूँ था कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे, ऐसे ऐसे सेल्स पड़े हुए थे, बीच में गैप्स थे। फिर मैंने आपको दिखाया था कि भाई हाँ, जहाँ पर गैप हैं उसको मैंने मेंशन किया था, अभी के लिए ही पिंक ही यूज़ कर लेते हैं, नहीं, दिस वुड बी फाइन, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे स्टार के थ्रू यूज़ किया, जो है स्टार की तरह आपको डिनोट करके बताया था। यहाँ गेप्स में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, जो जिसका काम था मखसूस वहाँ से क्या प्रोवाइड करना, नए नए सेल्स बनाना, ठीक है। तो ये हम कहाँ पर आ गए हैं अभी, ये जो सेंटर में जो सेल्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके आ गए स्पर्मेटो गोनिया, और ये सारे आपके हो गए इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। तो ये कैसे समझ में आया, स्पर्मेटोगोनिया। अच्छा, ये स्पर्मेटोगोनिया, और ये जो पिंक कलर के मैंने अभी बनाए हैं, पर्पलिश, इसको हम क्या कहते हैं, ये थे सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम क्या था, नर्स सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। नर्व सेल्स क्यों कहते थे, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती थी, किसको प्रोवाइड करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया को, ताकि जो है स्पर्म्स जो है यहाँ से क्या होंगे, ये सेल्स जनरेट होंगे और वहाँ से नए सेल्स उगेंगे, ठीक है, नए सेल बनेंगे, नए स्पर्म्स डेवलप होंगे। तो इनको जब तक ये मेच्योर हो जाएं, मेल्स में जब तक प्योबर्टी की एज आ जाए, तो वो यहाँ पर क्या हासिल करते रहते हैं, नरिशमेंट हासिल करते रहते हैं, किसके थ्रू, सर्टोली सेल्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ तक हमने बात की थी। फिर हमने मज़ीद जो है इस पर डिस्कस किया था कि इनके अंदर जो है किस तरह से जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पर किस तरह से जो है ना हार्मोनल बैलेंस का काम हो रहा होता है, कैसे हाइपोथैलेमस जो है अपने नए नए सेल्स जो है वो नए नए हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। फिर मैंने इधर ही आपको बताया था कि अब जो है हाइपोथैलेमस क्या करता है, जैसे ही ये बंदा जो है, ठीक है, जो भी बंदा है जिसके ये टेस्टिस हमने बनाए होंगे, ठीक है, अब ये जो बंदा है, ठीक है, अब वो मेच्योर होने लगा है, ठीक है। अब ये जब मेच्योर होगा तो उसका हाइपोथैलेमस क्या करता है, कौन से प्रोड्यूस करता है हॉर्मोन्स, गोनेडोट्रोपे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, याद है ना, कि हाइपोथैलेमस जो है हमारा वो दो टाइप के रिलीज करता है। एक तो रिलीजिंग फैक्टर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, इनहिबिटिंग होते हैं फैक्टर्स, ठीक है। तो जी एन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यहाँ पर क्योंकि हमें अभी रिलीज करवानी है, नए नए हार्मोन्स हमें चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस मैसेज भेजता है, ये जो है हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और ये जाकर कहाँ जाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद ये जाते हैं कहाँ पर ये डायरेक्ट एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, रिलीज करता है दो किस्म के हार्मोन, एक करता है एलएच जिसको हमने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा था, और एक करता है एफएसएच, ठीक है। एलएच जो है आपका, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसका दूसरा नाम भी था, ठीक है, इसका नाम क्या था, इसको हमने इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल रिलीजिंग, क्या नाम था इसका, इंटरस्टिशियल रिलीजिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल रिलीजिंग हार्मोन भी कहा था, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल रिलीजिंग हार्मोन या सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये भी कहा था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। अब होता क्या है
कि ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जैसे हमने इंटरस्टिशियल सुना तो हमें पता चला कि अरे हाँ इंटरस्टिशियल सेल्स तो हैं, और वो कहाँ पर थे, हम गए थे लोब्यूल में। लोब्यूल का जो बाकी का पार्ट था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को छोड़कर जो बाकी के पार्ट थे, ये जो हमने बनाए थे, ये कौन से थे, लैडिक सेल्स जो थे, इन्हीं को ही इंटरस्टिशियल सेल्स कहा था। तो भाई ये जाकर ये एलएच जो है ना, ये जाकर कहाँ पर एक्ट करना था, इन सेल्स में जाकर एक्ट करेगा। ये स्टिमुलेट होंगे तो ये क्या जनरेट करेगा, तो ये जनरेट करेगा एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन रिलीज करता है फिर टेस्टोस्टेरोन। और फिर टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन जितनी टाइम तक जो है ये रिलीज होता रहेगा, जब तक ये जो है एंड्रोजन आता रहेगा, जब तक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता रहेगा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता रहेगा। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन यहाँ से जो यहाँ पर बना है, ठीक है, कहाँ पर, लोब्यूल में जो बना है, थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन कहाँ से जाता है, कहाँ पर, इधर, इधर चला जाता है ट्यूब्यूल्स के थ्रू। कहाँ पर, ये जो सेंटर वाला जो पार्ट है बीच में, जिसको मैंने कुछ यूं बना दूं अगर, तो कुछ इस तरह से यूं बड़ा करके मैं थोड़ा सा इसी को ही बना देती हूँ। ठीक है, ये आ गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने बनाई है इधर। और ये आपकी क्या चीज़ है, ये आ गया टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। जब टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर आ गया, कहाँ से आया, लेडिक सेल से अभी रिलीज हुआ है, और ये आ जाता है इधर। तो यहाँ पर आपके कुछ और जो है क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के हार्मोन सब रिलीज होते हैं। अच्छा, होता क्या है कि दो के टाइप के जो यहाँ पर हार्मोन रिलीज हुए हैं, एक तो एलएच जो है वो इंटरस्टिशियल पे काम करेगा, और जो एफएसएच जो है वो कहाँ पर काम करेगा, जाकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब ये एक्ट करेगा यहाँ पर सर्टोली सेल पर, कौन आकर करेगा, एफएसएच। एफएसएच यहाँ पर एक्ट करेगा और इसको सर्टोली सेल को कहेगा कि भाई अब अपना काम दिखाओ। ठीक है, तो ये करता क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता है। क्या होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या है, बीच में फंसा ही रह जाता है। ठीक है, अब ये बाहर नहीं जाएगा। और अगर ब्लड में टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी बढ़ भी जाती है तो भी मसला नहीं है, क्योंकि वो तो हेल्पफुल है, मेल के अंदर डेफिनेटली मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने हैं, उनकी आवाज़ का मोटापन या फिर उनकी बॉडी का बढ़ जाना, ये पूरे ऐसी साइंस हैं जो कि ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल जब बढ़ जाता है तो फिर वो फिजिकल अपीयरेंसेस में आ जाता है। ठीक है, और तो भाई यहाँ से जो थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन हमने यहाँ पर पकड़ के रखा है सामने फेस्टिवल में, ये कहाँ पर जाकर एक्ट करता है, इधर, ये जो हमने सेल्स बीच में छुपा के रखे थे ना स्पर्मेटोगोनियम, वहां पर जाकर एक्ट करेगा। जब एक्ट करेगा तो भाई स्पर्मेटोगोनियम क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। जब एक्टिव हो जाते हैं तो फिर फाइनली आपको पता है कि यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्पर्म्स की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये तो वो था जब तक पॉजिटिव फीडबैक आ रहा था। फिर मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर नेगेटिव फीडबैक भी होता है, जिसके अंदर ये सीन होता है कि अब हाइपोथैलेमस जो है उसको स्टॉप करवाना होता है कि भाई बस रुक जाओ, बहुत टेस्टोस्टेरोन जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अब स्टॉप कर जाओ। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक में यही होता है कि जहां से हार्मोन रिलीज हुए हैं ना, वहीं से जाकर उसको खत्म करना है, वहीं से लॉक करना है। तो भाई चलो भाई, हाइपोथैलेमस में ये जाएगा। अब कौन जाएगा, टेस्टोस्टेरोन जो है ना, ये जो टेस्टोस्टेरोन वो जिसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, ये जाएगा पिट्यूटरी में, और हाइपोथैलेमस में जाकर ये क्या करेगा, स्टॉप कर लेगा अपनी। ठीक है, सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, हाइपोथैलेमस पे जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, हाइपोथैलेमस पे जाएगा। हाइपोथैलेमस में ये जाकर जाकर बाइंड हो जाएगा। कौन बाइंड हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसके साथ जाकर टेस्टोस्टेरोन वहां जाकर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। जब वो वहां पर बाइंड हो जाता है तो डेफिनेटली कोई चीज हाइपोथैलेमस में जब आई है तो वो ऐसे कैसे मैसेज भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि आप स्टार्ट करो। ठीक है, दूसरी ये चीज, ये जो मैंने आपको बताया था, दूसरा एक हार्मोन है जो कि एफएसएच जो रिलीज करवाता है यहाँ से। ठीक है, जो कि मैंने बताया था कल, इनहिबिन प्रोटीन होती है। तो इनहिबिन का काम क्या था,
सिंपल सा ये काम होता है कि वो क्या करते हैं, स्टॉप करवा देते हैं प्रोडक्शन की। ठीक है, और वो कौन से रिलीज करवाते हैं, सर्टोली सेल रिलीज करते हैं। ठीक है, सर्टोली सेल क्या करते हैं, इनहिबिन को रिलीज करते हैं। अब ये इनहिबिन जो है ना, ये जो इनहिबिन हार्मोन है, ये हार्मोन कहाँ पर जाकर एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। ये इनहिबिटरी इनहिबिन जो हार्मोन है, इनहिबिटरी, ये कौन है हमारे पास, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहां पर जाकर बाइंड हो जाएगा। ठीक है, इनहिबिन वहां पर जाकर बाइंड हो जाएगा, और फिर वहां से ये क्या करेगा, स्टॉप करवा देगा पूरी की पूरी सिक्रेशन, कि अब आप स्टॉप हो जाओ। इनहिबिन मतलब स्टॉप कर देना। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एफएसएच जो है ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, और ये पूरा का पूरा सिस्टम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो हमने पढ़ा था कल, ये हमने इसके अंदर दो चीजें देखी थी। एक तो इसके अंदर हार्मोनल रिलीज देखा था, अगर हार्मोन बढ़ भी रहे हैं तो उसको स्टॉप करने का तरीका, मतलब पॉजिटिव फीडबैक भी देखा था और नेगेटिव फीडबैक भी पढ़ा था। फिर मैंने आपको इसके अंदर जो इसके जो पार्ट्स हैं मैंने आपको वो समझाए थे, टेस्टिस वगैरह के। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इन सेल्स में स्पर्म की प्रोडक्शन तो हो गई है। ठीक है, अब इनको हमें बाहर कैसे निकल जाएं। ठीक है, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है मेल का, ये वहां तक कैसे ट्रेवल करेंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स से होकर होकर ये जाएंगे, तो उसको अभी हमने देखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको सम अप इसीलिए करा रही थी ताकि थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाए कि हमने पीछे क्या पढ़ा था, और ये उसी के साथ ही कनेक्टेड है, तो थोड़ा सा आपको एक चेन में कनेक्टेड फील फील होगा। ठीक है, आप पिछला लेक्चर भूलेंगे नहीं, और ये वाला भी आपको समझ में आ जाएगा, लाइक आप खुद भी एक समरी और एक जहन में आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये इवेंट्स हुए थे, और अब जो है हम यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चलिए तो आज जो है स्टार्ट कर लेते हैं अभी। ये मैं अभी फिर से एक स्ट्रक्चर बनाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमें काम है, और अभी भी थोड़ा सा एक नई चीज़ है टेस्ट के अंदर ही, वो जो कि हमें पढ़नी है। तो ओके, तो अभी मैं फिर से क्या करती हूँ, एक एब्डोमिनल कैविटी बना देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी आ गई, और ये आ गए क्या चीज़, हम्म, बहुत बुरा बन गया। ठीक है, चले, ये आ गए टेस्टिस। ठीक है, अब कल तक हमने इसके अंदर क्या चीजें देखी थी कि भाई यहाँ पर क्या चीजें मौजूद हैं, लोब्यूल्स वगैरह थे। ठीक है, अब थोड़ा सा आप खुद समझते जाओगे कि हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर। चलें, ये हमने कल जो है टेस्टिस बनाए थे, और टेस्टिस में अगर मैं फिर से क्या बनाऊं, ये मैं बना रही हूँ लोब्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर भी लोब्यूल्स हैं। ये रिमेम्बर कितने लॉब्यूल है हमारे पास, 250 तक हैं। तो चलो, फिर हमने यहाँ से क्या बनाने हैं, अब छोटे से सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ऐसे करके जस्ट रफ स्केच में बना रही हूँ। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ से, अब होता ये है, यहाँ से इस एरिया में ओपनिंग होती है। ठीक है, ये लोब्यूल्स के बाहर क्या होती है, ओपनिंग होती है। यहाँ से ओपनिंग होती है, हर लोब्यूल पर एक ओपनिंग होगी। ठीक है, हर लोब्यूल पे क्या होगी, एक ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को क्या कहते हैं, ये जो फर्स्ट ओपनिंग होती है ना, इसको हम कहते हैं, फर्स्ट ओपनिंग है, मैं यहाँ पर 1 लिख देती हूँ। ठीक है, ये जो फर्स्ट ओपनिंग होती है इसको हम कहते हैं ट्यूबुलाए रेक्टी, ट्यूबुलाए रेक्टी। ठीक है, ये ट्यूबुलाए रेक्टी है, जहाँ से सबसे पहले जो हमारे स्पर्म्स होंगे वो रिलीज होंगे, वो सबसे पहले जब ये लोब्यूल से निकलेंगे तो जो फर्स्ट ओपनिंग होगी उसको हम कहते हैं ट्यूबुलाए रेक्टाई। ठीक है, या रेक्टी, ट्यूबुलाए रेक्टी कहा जाता है, जो फर्स्ट ओपनिंग होगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये स्पर्म्स यहाँ से पास होंगे, जब पास होंगे तो फिर क्या होता है, देखिए यहाँ से भी स्पर्म्स आ रहे हैं, अब ट्यूब एक यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, आगे चलकर ये सारी ट्यूब जो है
क्या हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं एक ट्यूब में। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों ट्यूब एक ही बड़ी ट्यूब में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है, जब मिल जाती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, रेटी टेस्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये वाला जो एरिया। ठीक है, ये स्पर्म से जो कि यहाँ से निकले हैं। ठीक है, यहाँ से इसी ट्यूब से निकले हैं और आगे चलकर एक बड़ी सी ट्यूब में मिल जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस, सही है। जो फर्स्ट ओपनिंग क्या थी, लोब्यूल से बाहर की जो फर्स्ट ओपनिंग में यहाँ लिखती जा रही हूँ कि ये कैसे कैसे बाहर जाएंगे स्पर्म। सबसे पहले की ओपनिंग कौन सी है, लोब्यूल से बाहर निकलेंगे डेफिनेटली, तो फर्स्ट ओपनिंग इज ट्यूबुलाए रेक्टी। फिर ये जाएंगे, जो भी सारे लोब्यूल्स होंगे वो सारे के सारे एक ही जो है ना ट्यूब में अंदर जाकर खुलेंगे और मिल जाएंगे उनकी ट्यूब्स, या आप नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कह लें, जो जहाँ पर वो कलेक्टिवली एक ट्यूब बन जाती है, उसको हम कहते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस, ठीक है। फिर अब यहाँ से क्या होता है, एक और ओपनिंग होती है यहाँ से, मजीद तीन ओपनिंग। ठीक है, मजीद तीन ओपनिंग। इस तीन ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वैसा एफरेंशिया। क्या कहते हैं, वैसा, वैसा एफरेंशिया। अब इसको याद कैसे रखेंगे, एक हमारे पास वैस डिफरेंस है, वॉस डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल के रिप्रोडक्टिव का ही स्ट्रक्चर है वैस डिफरेंस। और एक है वैसा एफरेंशिया। ठीक है, अब होगा क्या, ई इज फॉर एग्जिट, एग्जिट बाहर निकालने हैं ना। अभी ये स्पर्म बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इनको अभी निकलना है, बॉडी से भी निकलना है। अब ये कैसे मूव करेंगे, तो उनका अभी हम सिर्फ एग्जिट मालूम करें तो जो फर्स्ट एग्जिट आता है, जो टेस्टिस को लीव करेंगे जब, वो जो फर्स्ट एग्जिट आएगा उसको हम कहते हैं ई फॉर एफरेंशिया, वैसा एफरेंशिया। ठीक है, अब ये भूलना नहीं है, ई इज फॉर एग्जिट, तो ई इज फॉर एफरेंशिया। ठीक है, तो अब ये बार बार ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे मूव करेंगे, कहाँ कहाँ से जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इस डायरेक्शन जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए, ये पाथवे जो है ना ये आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सा रास्ता तय करके जाएंगी। ठीक है, क्योंकि पेपर में अक्सर पूछा जाता है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये पूछा जाए कि भाई व्हेन स्पर्म लीव द लोब्यूल, तो उस ट्यूब का नाम क्या है। अब आपको पता होना चाहिए ट्यूबुला इरेक्टा है, जो फर्स्ट ट्यूब आती है वो तो ट्यूबुला इरेक्टा है, जब वो लोब्यूल को लीव कर रहे होते हैं। फिर अगर कहें कि भाई हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए कि जो है जब लोब्यूल से सारे जो स्पर्म्स कलेक्ट होते हैं एक ही नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स के अंदर जब वो चले जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेटिटेस्टिस कहते हैं। ठीक है, जो जहाँ पर एक ही ट्यूब में जाकर सारी ट्यूब्स क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, जो नेटवर्क होता है ट्यूब्स का। और वहाँ पर क्या, जैसे केनाल सिस्टम होता है ना, सारी केनाल्स एक पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी यही होगा। ठीक है, तो उस वाले पाथवे को हम क्या कहते हैं, रेडी टेस्टिस। फिर क्या होता है भाई, अब टाइम आ गया है कि भाई इस टेस्टिस को लीव करो, अब बाहर जाओ, बॉडी से बाहर जाना है, टेस्टिस से मूव करना है। तो जो फर्स्ट एग्जिट आएगा ना, फाइनली टेस्टिस का ये जो एरिया है, ये छोड़ने का जो फर्स्ट आएगा स्टॉप, उसको हम कहते हैं वासा एफरेंशिया, एंड ई इज फॉर एग्जिट, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फाइनली अब क्या हुआ है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ तक फाइनली क्या चीज़ हुई है, ये सारे के सारे स्पर्म यहाँ से क्या हो चुके हैं, लीव कर चुके हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब गौर से सुनिएगा, अब की बात क्या होगी। अब होता क्या है, यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये टेस्टिस के अंदर ही की बात हो रही है। ठीक है, होता क्या है, होता ये है कि यहाँ से ये जो ट्यूब्स हैं जहाँ से निकल रही हैं ना, यहाँ से ये जो ट्यूब निकल रही हैं, यहाँ पर एक और बहुत ही कोई डिफरेंट टाइप की। ठीक है, ये सारा टेस्ट इसके अंदर ही हो रहा है, मैं फिर आपको दूसरी पिक्चर में भी आपको समझा दूंगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ से आप समझ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका कौन सा स्टॉप है,
लेट मी राइट हियर। ट्यूबुलर रेक्टी फर्स्ट है, रेटी टेस्ट सेकंड, थर्ड आपका आ रहा है वैसा एफरेंशिया, एफरेंशिया। चौथा आपके पास आ जाता है, अब ये जो स्ट्रक्चर है जब ये फाइनली वैसा एफरेंशिया के बाद एक और लेयर यहाँ पर आ जाती है, स्पंजी सी लेयर, इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी एपिडेमिस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो क्या इंपॉर्टेंस है कि जो भी, जब तक इनके अंदर कोई इजैकुलेशन नहीं होती, मतलब कि ऐसा कोई टाइम नहीं आ रहा कि ये स्पर्म बॉडी से बाहर जाए, तब तक अब ये क्या करेंगे, मतलब ठीक है इनका क्या होगा। तो क्योंकि आपके इनके अंदर जो भी टेस्टिस हैं वो क्या करती जा रहे हैं, स्पर्म तो प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब क्या होगा, अब होता क्या है कि ये जो एपिडेडमस है ना, ये एक्चुअली काम करता है स्टोरेज का। ठीक है, स्टोरेज का काम करता है, साथ ही साथ मैच्योरेशन का काम भी करता है। ठीक है, मैच्योरेशन का मतलब क्या भाई, होता क्या है, अभी तक आप जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे वो तो सिर्फ सेल्स थे, स्पर्म के जस्ट सेल्स थे छोटे छोटे से। ठीक है, अब इनको कुछ टाइम के बाद मैच्योर होना है, तो ये मैच्योरेशन का जो फेज है वो होता ही एपिडेडमस में। तभी मैंने कहा था मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये मैच्योरेशन का। अब ये यहीं पर ही मैच्योर होंगे और यहीं से ही इनके पास टेल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगी। ठीक है, टेल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगी जहाँ की, जिसके बाद वो आसानी से फ्री मूविंग हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी ये चीज़, अगर कोई इजैकुलेशन नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब कि लाइफ टाइम के लिए यहाँ से कोई भी मतलब रिमूव नहीं हो रहे, स्पर्म्स बॉडी से बाहर नहीं जा रहे समहाउ, कोई भी रीज़न हो, ठीक है, तो फिर कुछ स्पर्म्स यहीं पर क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो वो डेड वाला जो है, जो होता है एक किस्म का कब्रिस्तान, तो वो भी होता है एपिडिडमस में। तो मतलब कि कुछ स्पर्म्स की डेथ भी हो जाती है तो वो यहीं पर होती है। स्टोरेज का काम भी एपिडिडमस का है, तो मैचुरेशन का काम भी एपिडिडमस में ही है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें इसको आपको याद रखना है। उसके अलावा एपिडिडमस जो है द लॉन्गेस्ट ट्यूब इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये लिख लें आप, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो लॉन्गेस्ट ट्यूब है ना, द लॉन्गेस्ट ट्यूब, ये पेपर में आ सकता है सवाल कि भाई कौन सा लॉन्गेस्ट ट्यूब है, क्योंकि अभी तक तो मैंने बहुत सारी ट्यूब्स पढ़ाई हैं। ठीक है, जैसे ट्यूबुलर रेक्टाई पढ़ाई, रेटिटेस्टिस पढ़ाई, फिर छोटी छोटी ट्यूब्स पढ़ाई हैं, वासा फ्रेंचिया पढ़ाई। अब यहाँ से स्पर्म मूव करेंगे एक और ट्यूब के अंदर जो कि बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर वाली इरेगुलर टाइप की जो है ना स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेयर है। तो ये है, इसको हम क्या कहते हैं, ये है एपिडेडमस। ठीक है, एपिडेडमस, एपिडेडमस द लॉन्गेस्ट ट्यूब इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एपिडेडमस। ठीक है, फिर इसके मैंने तीन फंक्शन बताए। स्टोरेज काम है इसका, इसका काम है कि ये मैच्योर करके स्पर्म्स को दे। फिर अगर कोई स्पर्म यहाँ से अभी भी कोई भी मेल है जो कि एजेकुलेट नहीं कर रहा, तो फिर उनके स्पर्म्स की डेथ भी इधर ही इसी पोर्शन में ही हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप सो। अब हम थोड़ा सा आगे मज़ीद देखते हैं कि क्या अब होता क्या है। ये एपिडिडमस फाइनली 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 एक और स्ट्रक्चर में एक और ट्यूब यहाँ से निकलती है। ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ से एपिडिडमस के बाद एक और ऊपर की तरफ जाती है ट्यूब, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वॉस, वॉस डेफरेंस, वॉस डेफरेंस। क्योंकि एपिडेडमस से एग्जिट हो रहा है ना, अब एपिडेडमस के एग्जिट हो रहा है, पर ये इसको आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ये एग्जिट हो रहा है, पर हम लीव करें तो यहाँ पर वॉस डेफरेंस है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ट्यूब है यहाँ से। ठीक है, तो ये सारा का सारा अब सीन क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साथ ही साथ, ये वाला चीज़ यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अच्छा, एपिडिडमस के बाद किस चीज़ की बारी आती है, नंबर फिफ्थ पर आ जाता है स्टेप में, वॉइस डेफरेंस, वॉइस डेफरेंस। ठीक है, वॉइस डेफरेंस है। अच्छा, अ ट्यूब्स कम फ्रॉम एपिडिडमस एंड मूव आउटसाइड
ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वैस डिफरेंस कहते हैं। समझ में आ रही है? अभी तक मैंने क्या चीज़ें सिखाई है, मैंने कहा कि भाई यहाँ तक जो है लोब्यूल्स के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही थी। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो सेल्स हैं, वो स्पर्म बनाती हैं, तो भाई उसके सेल्स बन रहे हैं यहाँ से, अब इसको एग्जिट करना था, यहाँ से लोब्यूल से बाहर जाती हैं, तो एक बहुत बड़ी एक जो है ना, एक किस्म का गटर सिस्टम आप समझ लें। ठीक है, जैसे कि सारे छोटे छोटे से होती हैं, क्या कहते हैं, छोटे छोटे से गटर वगैरह होंगे जो बहुत बड़े मैन होल में जाके गिरते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसी तरीके से ये छोटी छोटी सी ट्यूब्स हैं यहाँ से, और एक बहुत बड़े यहाँ पर एक नेटवर्क आ जाती हैं, ट्यूब्स की नेटवर्क आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर जाकर फॉल होती हैं, इसको हम कहते हैं रेटिटेस्टिस कहते हैं। रेटिटेस्टिस मजीद एक ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है आगे चलकर, जिसको कहते हैं वासा एफरेंशिया। ठीक है, या वैस एफरेंशिया भी कहते हैं, पर वैसा एफरेंशिया भी इज फाइन। ठीक है, फिर ये वैसा एफरेंशिया से स्पर्म्स कहाँ मूव करते हैं, इस जो फोल्डिंग्स हैं यहाँ पर, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिडिडमिस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, स्टोरेज, मैचुरेशन, वास रेफरेंस, इधर सारा जो काम है वो इधर होता है। फिर यहाँ से एपिडिडमिस से एक और ट्यूब निकलती है, बहुत बड़ी सी ट्यूब है, बट इट्स नॉट दैट लॉन्गेस्ट ट्यूब। एक और ट्यूब है जिसको हम क्या कहते हैं, वैस डेफरेंस कहते हैं। यह वैस डेफरेंस अब स्पर्म जो लेकर जाएगा, तो वो ये कहाँ लेकर जाएगा, अब ये लेकर जाता है डायरेक्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द मेल। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि वो किस तरह से पूरा प्रोसेस होगा। अब मैं आपको एक थोड़ी सी डायग्राम दिखा देती हूँ, ताकि थोड़ा सा वहां से भी आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीजें अभी तक हमने इसके अंदर डिस्कस की हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, और ये जो है, अभी इसको थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ। ये देखें, ये टेस्टिस है। ठीक है, ये टेस्टिस है, और ये टेस्टिस के ऊपर कौन सी लेयर है, ये वाली, इसको हम कहते हैं एपिडिडमिस, ये वाली। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर एपिडिडमिस है ये। एपिडिडमिस से एक और जो मैंने बड़ी ट्यूब बनाई थी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वैस डेफरेंस कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है डक्टस डेफरेंस। डक्टस डेफरेंस या वैस डेफरेंस भी कहा जाता है, आपकी बुक में वैस डेफरेंस ही लिखा हुआ है। ठीक है, डेफरेंस। ओके, तो यहाँ तक क्या स्टेज समझ में आया, एपिडिडमिस, फिर एक और ट्यूब आती है। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो ट्यूब होती है ना, ये ट्यूब होती है कैसे, कुछ स्ट्रक्चर कुछ इसका इस तरह से होता है कि ये यूरेटर, और जो है कौन सा स्ट्रक्चर होता है कि यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, ये जो यहाँ से किडनी जो भी जो है यूरिन वगैरह आता है यहाँ से यूरेटर के थ्रू आता है ना, इसी ब्लैडर पर। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना आगे जाकर क्या हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ समझाने के लिए थोड़ा सा। होता कैसा है ये स्ट्रक्चर, ये होता है कि ये आपकी टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस के बाहर मैंने एक फ्लफी सी लेयर बनाई है, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिडिडमिस। एपिडिडमिस से यहाँ से ये, और ये एब्डोमिनल कैविटी है इंसान की। ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, तो यहाँ पर उसका क्या है, ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पर। सही है, यूरिनरी ब्लैडर है। ये यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिन लेकर आ रहा होगा यहाँ से। ये ट्यूब है, इसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। सही है, अब क्या होता है, ये मैंने बताया था कि अभी एपिडिडमिस मैंने बनाई है, तो एपिडिडमिस से एक और ट्यूब आती है, और वो ट्यूब किस तरह से मूव करती है, वो ऐसे जाती है ऊपर तक, और यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है ना, यूरेटर से इस तरह से लटक रही होती है ऊपर की तरफ। ठीक है, आप ऊपर की तरफ कर दें, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऐसे, मतलब समहाउ ये हैंग हो रही होती है, जैसे ये हैंग हो रही होती है ना इधर। सही है, यहाँ से ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये दूसरी टेस्टिस एपिडाइडमिस बना दी, यहाँ से एक और लेयर वास डेफरेंस की आ रही है, और ये भी क्या करेगी, यहाँ से इसके ऊपर से लटक रही है, यूरेटर से, मतलब उसको क्रॉस कर रही होगी। इधर इन्होंने इतना शो नहीं किया, बट ये समहाउ यूरेटर को क्रॉस करिए। सही है, अब क्या होता है स्ट्रक्चर, ये जो सारी चीज होगी वो कहाँ पर जाकर फॉल करेगी, इसके अंदर फॉल करेगी। ठीक है,
फिर कौन सा स्ट्रक्चर है? अब होता क्या है यहाँ पर, मतलब अब यूं कह दें कि ये जो स्ट्रक्चर है, चलिए इसको थोड़ा सा सही से बना देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करके बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर, यहाँ पर कर देते हैं इसको। और ठीक है, अब मैंने क्या बनाया है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, एब्डोमिनल कैविटी बनाई है ये। एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर क्या स्ट्रक्चर है? इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ऐसे यूरिनरी ब्लैडर आ गया यहाँ पर। सही है। अब उसके ऊपर मैंने क्या बनाए थे, यूरेटर्स हैं ये, जो कि किडनी से आ रहे हैं, यहाँ से भी किडनी से आ गए हैं। ठीक है, सही हो गया। और यहाँ पर मैं क्या बना देती हूँ, टेस्टिस बना देती हूँ, यहाँ से भी टेस्टिस बना देते हैं। टेस्टिस के बाहर की जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, एपिडिडमिस कहते हैं। ये जो लेयर है, एपिडाइमिस कहते हैं। एपिडाइडिमिस से एक और ट्यूब आती है, जो कि मैं अब दूसरे कलर से शो करूंगी। ठीक है, यहाँ से एक और ट्यूब आती है, ऊपर की तरफ से जाएगी, जाएगी जाएगी। सही है, ये जाएगी और जाकर कहाँ फॉल करेगी, नीचे। ठीक है, इधर। और यहाँ से भी एक और ट्यूब आएगी, जो कि यहाँ से फॉल करेगी। ठीक है, ये आ गई यहाँ तक। अब क्या होता है, इसी एरिया में एक दूसरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? लीफ की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, तो मैं ग्रीन से ही शो करना चाहूंगी। लीफ की तरह दो स्ट्रक्चर मौजूद हैं इधर, बिल्कुल लीफ की तरह। सही है, ये देखें, ये लीफ की तरह स्ट्रक्चर है, ऐसे। ये पेयर फॉर्म में होंगे। ठीक है, दो टेस्टिस हैं, दो ही यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल कहते हैं इसको। और ये आ गया सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। सही है। अच्छा, अब इसका काम क्या होता है सेमिनल वेसिकल का? सेमिनल वेसिकल जो होती है यहाँ पर, इसका काम ये होता है कि ये क्या प्रोवाइड करेगा, फूड प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। ठीक है, क्या प्रोवाइड करेगा, फूड स्पर्म्स को प्रोवाइड करता है। अब किस टाइप का फूड की यहाँ पर बात हो रही है? भाई होता क्या है कि इनको भी एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, ये एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि ये फास्ट मूविंग होते हैं ना, तो इनको फास्ट मूविंग बनाने के लिए उनको कुछ एनर्जी चाहिए होती है। तो ये कौन सी एनर्जी इनको चाहिए? इन जैसे कि हम ह्यूमंस होते हैं, तो हम क्या कंज्यूम करते हैं ताकि हमें एनर्जी है? हम कम कंज्यूम करते हैं, ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं। तो इधर जो स्पर्म्स हैं इनको भी मूव करना है, जो कि बहुत फास्ट मूविंग है, तो इनको क्या चीज़ चाहिए, इनको भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि इनके टेल के अंदर इनको डेफिनेटली एनर्जी चाहिए होगी। और फिर क्या होता है, ये जो है स्ट्रक्चर सेमिनल वेसिकल होती है ना, ये क्या प्रोवाइड करता है, इधर इधर फ्रक्टोज प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्रक्टोज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये जो है इनको एनर्जी मिलती है। आप ऐसे ही समझें कि जो भी स्पर्म्स यहाँ पर इस वैस्ट डिफरेंस के थ्रू आएंगे, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर आकर डुबकी मारेंगे, मतलब कि जंप करेंगे। किधर जंप करेंगे, आकर इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर। इसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल कहते हैं, सेमिनल वेसिकल, जिसका मखसूस काम क्या है, सिर्फ प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, आई थिंक सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमने कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की? हमने देखा कि ये हैं टेस्टिस। ठीक है, हमने ये देखा था कि ये हैं टेस्टिस, ये टेस्टिस हैं। फिर टेस्टिस के अंदर से जो लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स क्या करते हैं, स्पर्म्स को रिलीज करती हैं, स्पर्म्स को रिलीज करती है। यहाँ पर मैंने मखसूस कुछ ट्यूब्स बनाई थी, ट्यूब्स थी, ट्यूब्स के बाद स्ट्रक्चर आता है। कौन सा स्ट्रक्चर आता है फिर? यहाँ से ट्यूब्स बनाई थी छोटी छोटी सी,
और फिर वो स्ट्रक्चर आपके पास, इधर से बहुत स्ट्रक्चर्स बनाए थे। फिर वो ट्यूब जो है वो फाइनली ओपन होती हैं एपिडेडिमस में। एपिडेडिमस के बाद से जो स्पर्म्स होते हैं वो मूव करते हैं इस वाली ट्यूब को, इसको हम कहते हैं वास डेफरेंस कहते हैं। वास डेफरेंस, डेफरेंस कहते हैं। वर्स रेफरेंस का काम क्या होता है कि ये सारे के सारे जो स्पर्म्स होते हैं इसको किधर लेकर जाता है, ये लेकर जाता है डायरेक्ट, किधर, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, जो कि पेयर्ड होती हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं, पेयर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। तभी मैंने इसको ग्रीन के से बनाया था ताकि आपको याद रहे। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और ये प्रोवाइड क्या करती हैं, फ्रक्टोज प्रोवाइड करती हैं, एनर्जी के लिए प्रोवाइड करती हैं। फिर ये स्पर्म्स जो हैं अब ये कहाँ पर मूव होंगे, अब ये स्पर्म्स जो हैं वो मूव करते हैं डायरेक्ट किस तरफ, एक और स्ट्रक्चर इधर होता है, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, यहीं पर इधर ही एक और स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि ये जो लीव्स होते हैं ना, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली थोड़ा सा इस तरफ बने होते हैं, मतलब एग्जैक्ट यूरिनरी ब्लैडर में नहीं होती। एक और डक्ट होती है जो कि यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है, इधर, इधर ओपन होती है। तो मतलब होता क्या है कि ये जो वेस्ट रेफरेंस है, ठीक है, वहां से कुछ सिक्रेशंस, और जो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं कॉपुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं, कॉपुलेटरी डक्ट कहते हैं इधर। इसको हम क्या कहते हैं, या इजैक्यूलेटरी डक्ट भी कहा जाता है। इधर से एक और ट्यूब आती है, ये एक और ट्यूब है, ये एक और ट्यूब है, ठीक है। अब ट्यूब का काम क्या है कि भाई ये दो ट्यूब्स हैं, यहाँ से आ रही है, एक तो जो सिक्रेशन आ रही है वेस्ट डिफरेंस जो स्पर्म्स देकर आए वो, और एक ये वाला जो स्ट्रक्चर है सेमिनल वेसिकल्स है, ठीक है। एक ये जो कि क्या प्रोवाइड करेगा, फ्रक्टोज प्रोवाइड करेगा। अब ये दोनों सिक्रेशन डायरेक्टली कहाँ पर जाएंगी, इंटर होंगी, ये एक दूसरी डक्ट है, इसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, इजैक्यूलेटरी, एजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो एजैकुलेटरी डक्ट है, ठीक है, ये क्या करता है, इन दोनों से क्या करता है, अपनी अपनी सिक्रेशन लेगा। सेमिनल वेसिकल से फ्रक्टोज लेगा, वास डेफरेंस से क्या लेगा, वास रेफरेंस से लेगा स्पर्म्स, ठीक है। ये दोनों इसको लेकर यहाँ पर प्रोवाइड करेगा आगे, जो कि दूसरी ओपनिंग है यूरेथ्रा में जाकर थ्रो करेगा, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ प्रोड्यूस करता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। इससे बनाएंगे थोड़ा सा, और यूं कुछ ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ, कवर्ड होता है, मतलब अंदर से जाकर यहाँ डिप्रेशन हो जाता है और अंदर की तरफ से ये ट्यूब जो है वो ओपन हो जाती है ऐसे। और ये एक ही होता है, मतलब कि अभी तक मैंने क्या क्या दो चीज़ें बताई हैं, एक तो आपके वॉस्ट रेफरेंस हैं वो भी दो ही हैं, फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर सेमिनल वेसिकल्स भी दो ही हैं नंबर में, फिर मैंने आपको ये एजैकुलेटरी डक्ट बताई हैं वो भी दो नंबर में है। पर ये जो एक ग्लैंड मैंने बनाया है ये वाला ब्लू कलर का, ये ग्लैंड है जो कि ऊपर रिंग की तरह इसको ढककर बैठा होता है, ठीक है, या क्लच की तरह इसको पकड़ के रखा होता है, ठीक है। नाम है इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है इसका, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड है ये ब्लू कलर का। इसका काम सिर्फ ये होता है कि एक तो ये सेमन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि ये जो सेमन जो होता है या सेमिनल फ्लूइड होता है उसके अंदर सिर्फ 10% ही स्पर्म्स होते हैं। बाकी जो 90% होता है ना वो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट हार्मोनल सिक्रेशन होती है जो कि डिफरेंट ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो ये वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता। उसका एक मखसूस रीज़न ये है कि वो सिर्फ नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि ये जो स्पर्म्स हैं वो आसानी से जो है ट्रेवल कर सकें, फीमेल की बॉडी में भी आसान से ट्रेवल कर सकें, और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वहाँ से भी आसानी से एजैकुलेट कर सके, ठीक है। तो ये जो 10% जो है इसमें सिर्फ स्पर्म्स होंगे, और 90% जो है बाकी इसमें छोटी छोटी सी अदर चीज़ें हैं। अब जैसे कि क्या चीज़ें हैं भाई, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ये एक तो कलर प्रोवाइड करता है सीमन को, ये जो वाइटिश कलर होगा सीमेन को कलर प्रोवाइड करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड देगा। उसके अलावा सीमेल जो डिफरेंट
टाइप की जो स्मेल होगी वो भी प्रोस्टेट ग्लैंड ही क्या करेगा, सिक्रेट करेगा। और उसके अलावा कुछ आयंस जैसे कि कैल्शियम आयंस, पोटेशियम फॉस्फेट आयंस, कैल्शियम आयंस और फॉस्फेट आयंस, ये भी कुछ कुछ आयंस जो होते हैं ये ही क्या करता है, क्या करेगा, रिलीज कर रहा होगा। ठीक है, फाइनली यहाँ तक ये पहुंचकर एंड यू नो कि अब यहाँ से ब्लेडर के बाद जो ओपनिंग आती है वो होती है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक ओपनिंग होती है जो कि यूरिन पास करने के लिए भी होती है। तो मेल्स के अंदर सेम एक ही ओपनिंग होती है जो कि बाहर की तरफ से ओपन होती है, जो कि यूरेथ्रा है। ठीक है, अब ये यूरेथ्रा क्या करता है फाइनली, अच्छा ये प्रोस्टेट के नीचे एक और एक छोटा सा ग्लैंड होता है, वो भी अगेन पेयर्ड होता है। ठीक है, ऑरेंज से शो करेंगे ऐसे, बल्ब्यूलर स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल ऐसे, छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है मजीद। यहाँ उसके बाद एक और ट्यूब आ जाती है जो कि बाहर की तरफ से ओपनिंग होती है एंड यू नो दिस ट्यूब इज कॉल्ड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा। अब हुआ क्या, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ऐसे छोटी सी निकली हुई चीजें बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो काम होता है ये म्यूकस सिक्रेट करता है। एक तो ये चीज म्यूकस सिक्रेट करता है, और उसके अलावा क्या सिक्रेट करता है, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये प्री एजुकुलेटरी जो है फ्लूइड है वो रिलीज करता है। मतलब कि जो फर्स्ट टाइम में जो भी रिलीज होता होगा फ्लूइड, वो डायरेक्ट सीमेन रिलीज नहीं होता, वो जस्ट मॉइस्चर क्रिएट करने के लिए या फिर नरिशमेंट के लिए और जो है लुब्रिकेशन के लिए एक फ्लूइड होता है, उसको हम कहते हैं प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन रिलीज करता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड करता है। और फाइनली ये अब यूरेथ्रा के थ्रू जो स्ट्रक्चर है, पेनिस होता है, जो एक्सटर्नल जेनिटली होता है मेल के अंदर, वहां से ये क्या हो जाता है, रिलीज हो जाते हैं। तो अभी तक अब जो मैंने इस पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मैंने स्ट्रक्चर समझाए हैं, अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली वे में देखेंगे तो आपको ये फाइनली कंप्लीट डायरेक्शन का इसका आइडिया हो जाएगा कि अभी तक हमने कैसे कैसे मूव किया, कैसे कैसे ये स्पर्म्स जो हैं वो फाइनल जो इसकी ओपनिंग है यूरेथ्रा, वहां तक ये जाकर पहुंचते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको अब डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। अदरवाइज मैं थोड़ा सा यहाँ तक तो आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई हम टेस्टिस पर के अंदर मौजूद थे ना, तो कल के लेक्चर में टेस्टिस के अंदर से ये जो लोब्यूल्स थे वहां से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या रिलीज करती हैं, स्पर्म्स रिलीज करती हैं, वो एक ट्यूब के थ्रू जारी होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रेटी टेस्टिस जो है एक इसका पूरा क्या है, एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का। ठीक है, फिर वो आगे चलकर क्या हो जाती हैं, अगेन मिल जाती हैं और फाइनल एक और ओपनिंग आती है जो कि टेस्टिस को लीव करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वैस एफरेंशिया, जिसको मैंने आपको कहा था ई इज फॉर एफरेंशिया और ई इज फॉर एग्जिट। ठीक है, फिर हमने देखा कि चलो एफरेंशिया से तो ये जाकर फिर एक और लेयर आती है जो कि मैंने इधर मेंशन की है। इस और एक लेयर को हम क्या कहते हैं, एपिडेडर्मिस कहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट जो ट्यूब है मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो एपिडेडर्मिस है। इसके अंदर ये जो है स्टोरेज के अंदर काम करता है, स्पर्म को स्टोर करता है। इसका काम ये है कि भाई ये मैच्योरेशन भी यहीं करवाएगा, और कुछ अगर इजैकुलेशन मेल के अंदर नहीं हो रही तो स्पर्म की डेथ भी इसी एरिया में ही हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो स्पर्म के अंदर जो टेल होती है, टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो भी एपिडेडर्मिस के ही अंदर आती है क्योंकि इधर ही मैच्योरेशन फेज होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर हमने ये देखा कि चलो ये जो स्पर्म्स हैं अब ये इजैकुलेट होना चाह रहे हैं तो क्यों ना इसको हम मूव करें। तो ये मूव करते हैं, एक और लंबी सी ट्यूब आती है, लंबी सी ट्यूब आती है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेस्ट डेफरेंस कहते हैं। वेस्ट डेफरेंस जो है जो कि थोड़ा सा ये जो यूरेटर होते हैं उसकी ऊपर की ऐसे जो है ना झूला खा रहे होती हैं, जैसे कि ये ट्यूब है बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ से जंप मार कर ऐसे झूला खा रही होती हैं।
तो मतलब कितनी वो ऊपर से फोल्डिंग है यहाँ पर। ठीक है, फिर दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आते हैं जिसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। फिर सेमिनल वेसिकल और ये जो आती है वेस्ट डिफरेंस, ये दोनों ही ओपन होती हैं एक और डक्ट में जिसको हम कहते हैं एजेक्युलेटरी डक्ट कहते हैं। तो ये जो सेमिनल वेसिकल होती है ये फ्रक्टोज प्रोवाइड करती है, जो कि जिसकी वजह से स्पर्म्स को एनर्जी आ जाती है, फास्ट मूविंग के लिए एनर्जी होगी। और ये जो है आगे चलकर एक और ग्लैंड जो है इनके इंतजार में होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि बिल्कुल एक ही ग्लैंड होता है। तो ये भी हो सकता है पेपर में कभी भी लेते हैं कि इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो कि सिंगल ग्लैंड इनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद है। तो आपको याद रखना है कि एक ही ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि एक ही है, बाकी सब पेयर फॉर्म में है। ठीक है। फिर फाइनली ये जो है अब एक और इस्तकबाल के लिए ग्लैंड यहाँ पर मौजूद है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा। इसको हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, जो कि म्यूकस सीक्रेट करता है ताकि स्पर्म्स को पास करने के लिए लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर सके। फाइनली और ये ही होता है जो म्यूकस सीक्रेट होता है, इसको हम कहते हैं प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड जो होता है या सिक्रेशन जो होती है वो क्या कर रहा होता है, रिलीज कर रहा होता है। एंड देन फाइनली स्पर्म जो है जाकर कहाँ पर रिलीज होंगे, ओपनिंग में जो कि मेल के अंदर होती है यूरेथ्रा, वहां से ये रिलीज हो जाएंगे। तो ये तो जस्ट एक जर्नल सा जो कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, अब आप डायग्रामेटिकली देख लें तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ओके। ओह ये ओके सो कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक टेस्टिस है, ठीक है। ये जो मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन किया है, ये क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है किसका? टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो है छोटे छोटे से आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लोब्यूल्स, ठीक है। और ये जो ऊपर से छोटी छोटी सी नेट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसको हम क्या कहते हैं? रेटिटेस्टिस, ठीक है। दूसरे इन्होंने जो है ना वो नहीं मेंशन किए स्ट्रक्चर्स। चलें तो स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं इसको अभी। अच्छा, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये पूरे टेस्टिस हैं। टेस्टिस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं छोटे छोटे से, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ये छोटी छोटी सी यहाँ से स्पर्म्स रिलीज होंगे, ये छोटी छोटी सी ट्यूब आ गई है, ठीक है। इन ट्यूब्स के बाद एक और नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स आ जाती हैं जहाँ जिसको हम क्या कहते हैं? रेटिटेस्टिस कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर मौजूद है, एक और स्ट्रक्चर यहाँ से मजीद एक ट्यूब्स आ जाती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एफ वास एफरेंट, एफरेंट, वास एफरेंट, ठीक है। या एफरेंशिया, वास एफरेंशिया, ठीक है। ई फॉर एग्जिट, तो यहाँ से हमने इसको टेस्टिस से निकाल दिया, ठीक है। अब ये एक मजीद एक फोल्डिंग आ रही है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? याद है? इपिडेडमस, एपिडेडाइमस, ठीक है, एपिडेडमस है ये। और उसके बाद ये फाइनल एक और यहाँ से एक और डक्ट निकलती है, इसको हम क्या कहते हैं? डक्टस डेफरेंस कहा जाता है, जिसको हमने कहा था वास डेफरेंस, वास डेफरेंस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, थोड़ा सा चलो बाहर की तरफ अब और फुल स्ट्रक्चर्स के अंदर देख लेते हैं मेल का। अम्म, ये नहीं, यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब जो है थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। ओके, ये आ गए हम वैसा फ्रंट में, इधर से स्पर्म जा रहे हैं, ये यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। ये आ गया यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये आ गया यूरेटर। ये यहाँ से स्पर्म जाएंगे 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 जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये जाएंगे और ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, एंड फाइनली एक स्ट्रक्चर आता है। बताएं इसका नाम क्या था? लीफ लाइक स्ट्रक्चर था। ये थोड़ा सा पत्ते की तरह लग रहा है ना, थोड़ा सा इसको कलर भी कर देते हैं ग्रीन ग्रीन सा। लीफ लाइक स्ट्रक्चर का पेयर है, ये देखें दो पेयर है।
मतलब एक ही पेयर है, दो हैं नंबर में, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल कहते हैं। यहाँ पर सेमिनार लिखा हुआ है, सेमिनल वेसिकल कहते हैं। और एक उसके बाद एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर आ जाता है। इवन यहाँ पर एक और डक्ट इन्होंने मेंशन नहीं किए, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? एक और स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो हार्ट शेप में इन्होंने बनाया है, इसको हम कहते हैं, ये जो छोटी सी मजीद एक ओपनिंग थी, इसको हमने येलो से शो किया था, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, जो कि कैल्शियम आयंस, कलर टू द सेमन, स्मेल टू द सेमन, ये सब प्रोवाइड करती है प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर फाइनली ये छोटी सी डक्ट आती है, अब ये डक्ट आपको नजर आ रही होगी, ये वाली। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाली दो बल्ब की तरह है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं। इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, कॉपर्स, कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। सो भूलना नहीं इसको, कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, एंड आई टोल्ड यू कि ये म्यूकस वगैरह सिक्रेट करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, एंड फाइनली यू सी हियर, यहाँ से स्पर्म्स मजीद मूव करेंगे करेंगे यूरेथ्रा में इस ट्यूब से, एंड फाइनली यहाँ से ओपनिंग से क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। सो ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर। अब हम इसको पूरा ओपनली यहाँ पर मैं पाथवे शो करूँ कि ये कैसे होगा। नंबर वन इज सेमनिफेरस ट्यूबल से होकर ये कहाँ जाएंगे? ट्यूबुलर रेक्टी में। ठीक है, सेमनिफेरस ट्यूबल, उसके बाद ये पास करेंगे किस तरफ? ट्यूबुलर रेक्टी में, जो कि लोब्यूल्स के ऊपर जो ओपनिंग थी, ट्यूबुलर रेक्टी, रेक्टी। फिर तीसरी पॉइंट जो है आपके पास आ जाती है, वो क्या आ जाती है? वो होती है रेटिटेस्टिस, जो कि नेटवर्क होता है पूरा, रेटिटेस्टिस। ठीक है, उसके बाद जो चौथी ओपनिंग होती है वो क्या होती है वहां से? वस एफरेंशिया, वॉस एफरेंशिया। ठीक है, आई डोंट नो, माय माय पेन इज नॉट वर्किंग टुडे। ठीक है, वस एफरेंशिया। फिर फाइनली ये आते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर आ जाता है? ये वाला। अभी तक हम इधर ही हैं, एपिडेडिमस, एपिडेडिमस, डिडाइमस। ठीक है, राइटिंग से आप थोड़ा सा जुगाड़ कर लें, और थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लें, बिकॉज माई पेन इज नॉट वर्किंग टुडे प्रॉपरली, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू इट। ठीक है, उसके बाद नंबर सिक्स, एपिडिडमस के बाद आपके पास एक और स्ट्रक्चर आती है, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? वेस्ट डेफरेंस। ठीक है, वेस्ट डेफरेंस के बाद जो दूसरी आपके पास आती है, सातवीं स्ट्रक्चर जो आती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, ये फॉल करेगी, इसको हम क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल, सेमिनल, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल, ये रही। ठीक है, बस यहाँ से देख लें अब। सेमिनल वेसिकल के बाद नंबर एट आपका आ जाता है, ये आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। नंबर एट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद ये आ जाता है, छोटे छोटे से बल्ब्स आते हैं, जिसको हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, नंबर नाइन, एंड फाइनली द यूरेथ्रा, टेंथ। ठीक है, तो ये आपको स्टेप्स याद होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पता चलेगा। उसके अलावा एक और जो चीज़ मुझे यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बतानी थी, वो क्या थी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने जो है ना वो, एक मेरे पास टेबल है, बस मैं आपके शेयर कर दूंगी ताकि आपको वो पता चल जाए। तीन चीज़ें होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, एक होती हैं टेस्टिस, दूसरे होती हैं जो सेकेंडरी मैंने आपको बताए थे ना, सेक्सुअल या सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं मेल के अंदर, वो एक्सेसरी डक्ट बताए थे, और एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। एक्सेसरी डक्ट जो होती है ना, उनका काम सिर्फ क्या है? ट्रांसपोर्ट करना और स्टोरेज करना। ठीक है, और उसके अलावा एक्सेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं ना, उनका काम सिर्फ क्या है?
सिर्फ जो है स्पर्म को जो है सीमेन को क्रिएट करना, म्यूकस ऐड करना, जो कैल्शियम आयंस वगैरह वगैरह ऐड कर देना, तो उसका काम ये है। टेस्टिस में ये होता है कि वो सिर्फ फॉर्मेशन करता है स्पर्म की, और साथ में हार्मोन रिलीज करता है, ये तो आपको कल से पता है। फिर मैंने आपको बताया एक्सेसरी डक्ट का बताया था। एक्सेसरी डक्ट का काम ट्रांसपोर्ट का होता है और स्टोरेज का होता है स्पर्म में। तो अभी तक आपको यहाँ समझ में, ये एक्सेसरी डक्ट का काम ये नहीं है कि जो है, जैसे कि मैंने आपको सेमिनिफेरस ट्यूबुल की बात करी, यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। ये ट्रांसपोर्ट में जो हेल्प करेंगे वो एक्सेसरी डक्ट होंगे। एक्सेसरी मतलब कि हेल्पिंग डक्ट, जो हेल्प करें। तो इधर जो हेल्प करेंगे वो कौन सी करेंगी, वो है सबसे पहले तो आपके पास इधर रेटिड टेस्टिस है, जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल से के बाद से निकल रही है, ठीक है। एक तो रेटिड टेस्टिस, ये। फिर आप आपके जो है वेस एफरेंशिया, फिर एपिडिडमस, वर्स डेफरेंस। ये चार जो है ना आपके, ये क्या चीजें, ये चार हैं तकरीबन, सिर्फ एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, एक्सेसरी डक्ट हैं ये, ठीक है। क्या है ये चार एक्सेसरी डक्ट है, मतलब ये पाथवे है जहां से स्पर्म्स मूव करेंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, ये सिर्फ ये चार ही प्रोवाइड कर रहे हैं पाथवे। फिर जो है एक्सेसरी अगर ग्लैंड की बात करें, तो ग्लैंड यहाँ पर कौन कौन से ग्लैंड है, एक तो ये सेमिनल डक्ट है, सेमिनल वेसिकल जिसको हम कहते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये नंबर वन। एक ये ग्लैंड है, एक्सेसरी ग्लैंड है, जो कि हेल्प करेगा, सिक्रेशन करता जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि भाई ये खुद क्या सिक्रेट करता है, सेमिनल वेसिकल क्या सिक्रेट करता है, फ्रक्टोज सिक्रेट करता है इधर। बल्बो यूरेथ्रल क्या सिक्रेट करता है इधर, इधर जो है म्यूकस सिक्रेट कर रहा है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, इधर कैल्शियम आयंस वगैरह गंद कचरा सब कुछ इधर, ये प्रोस्टेट ग्लैंड बाकी एडिशन कर रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ रही है ना आपको, कि जो सिक्रेशन करते हैं वो ग्लैंड्स कहलाते हैं। तो ये सेमिनल वेसिकल भी ग्लैंड है, एक एक ये बल्बो यूरेथ्रल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तीनों के तीनों क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, सिक्रेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये ग्लैंड्स के अंदर आ जाएंगे। तो मैंने अभी आपको यही चीज़ बताई थी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, उसके अंदर तीन होते हैं सिस्टम, एक तो टेस्टिस होते हैं, दूसरे एक्सेसरी डक्ट होती हैं, और एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। तो ये तीन आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स आ गए, कौन कौन से, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल, ये तीन ग्लैंड्स आ गए। जो एक्सेसरी डक्ट होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो आती हैं ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए रेटी टेस्टिस है, जो जैसे कि वेस डेफरेंस है, ठीक है, रेटी टेस्टिस वगैरह जो कि हमने इधर से पढ़े थे। फिर ये आ गया वॉस एफरेंट आता था। फिर हमारे पास आ जाता है एपिडेर्मस आ जाते हैं, फिर वॉस डिफरेंस आ जाते हैं। ये चार सिर्फ हैं, इनका काम होता है फाइनली क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर टुडे, एंड वी हैव कंप्लीटेड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो वीडियो आएगा वो आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जहाँ पर उसी के अंदर भी हम गैमेटोजेनेसिस करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखेंगे, और फिर ओवा कैसे रिलीज होते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, वो भी आसानी है, समझ दोगे आप। थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, मतलब ट्रिकी है थोड़ा सा, ठीक है। तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, so that is all.